जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस में। साथियों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसएससी इंटर भर्ती एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है और हम आपके लिए लेके आ रहे थे साइंस के प्रश्नों। आज पुनः आपके सामने उपस्थित है साइंस के ही प्रश्नों को लेकर, जो कि हमारा सेट 10 होगा, 10 होगा, जो कि 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के। पहला सवाल है आपके पास, विकर मूलतः होते हैं। एंजाइम्स की बात कर रहा है ना। एंजाइम्स क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो एंजाइम्स होता है बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स है वो क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। हार्मोन्स के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, हार्मोन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप उसे भी जरूर एक बार देख लें। आगे बढ़ते हैं। मायोपिया की रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया द पेशेंट शुड, यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करना सही रहेगा? तो पहले तो मायोपिया समझना पड़ेगा कि मायोपिया होता क्या है। यदि किसी व्यक्ति को सामने की चीजें स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की चीजें उन्हें दिखाई ना दे, तो वैसे उस डिजीज को कहते हैं मायोपिया। इसे हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीजें आपको दिखाई देगी और दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है? जैसे मान लेते हैं कि ये ह्यूमन आई है, ये क्या है? रेटिना। यहाँ पे ऐसे आई लेंस होता है। क्या होता है? आई लेंस होता है। तो दूर से आने वाले लाइट जो होते हैं वो रेटिना पे ना मिलके पहले ही मिट कर जाता है ना। जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनने के कारण धुंधला दिखाई देता, या कह लीजिए नहीं दिखाई। अब इस चीज को दूर करना है, यानी कि लाइट को क्या करना है? डाइवर्ज कराना है, तब ना जाके आगे मिलेगा। तो डाइवर्ज कराने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस लेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है। क्या होता है? कॉनकेव लेंस। अब जो लाइट पहले मिट कर रहा था, अभी क्या होगा? ये जाके आगे रेटिना पे मिट करेगा, है ना। क्या होगा? आगे जाके रेटिना पे मिट, और यदि रेटिना पे मिट कर गया तो फिर उसका क्या होगा? प्रतिबिंब, यानी कि इमेज फॉर्म होगा, और फिर आपको, है ना, जो रोग से पीड़ित होंगे उनको स्पष्ट दिखाई देगा। यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। यहाँ पे सारे डिवाइस हैं। यदि हाइड्रोमीटर की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या करता है? ये लिक्विड है ना, तरल पदार्थ के घनत्व को मापता है, यानी लिक्विड के डेंसिटी को मापता है ना। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग? है ना, डेंसिटी फाइंड करने। किसका? वो लिक्विड का। या फिर कह लो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। क्लियर है? हाइग्रोमीटर किसका क्या यूज क्या है? यही है बाबू, ह्यूमिडिटी की। ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी किससे मेजर किया जाता है? ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, दूध की शुद्धता, है ना, दूध की शुद्धता, है ना। फिर यानी कि जो दूध है वो प्योर है कि नहीं, उसमें पानी वगैरह तो नहीं मिला दिया गया, है ना, या और भी कुछ चीजें तो नहीं। उसकी शुद्धता नहीं, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक वर्ड है क्या? पोटेंशियो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन क्या होगा? सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? देखिए लगातार 17 का हर एक सेट में यह सवाल हमें देखने को मिला। अब एक ही सवाल रिपीट क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन 17 का ही सारा सवाल है ना। किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? विच लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आपको सबसे पता ही होना चाहिए किसका होता है? विव ग्योर में सबसे पहले क्या होता है? भी, है ना, वायलेट कलर, बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और यही इसके यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वेवलेंथ का, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। और ये क्या हो जाएगा? मिनिमम वेवलेंथ। सही आंसर क्या होगा? बैगनी, यानी कि वायलेट। आगे बढ़ते हैं।
कार्य का ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक, द ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। न्यूट्रॉन ये क्या है भाई, पार्टिकल है ना, जो एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। व्हाट, पावर का होता है। और डाइन किसका होता है, सीजीएस यूनिट होता है, किसका, पावर, फोर्स का, किसका होता है, फोर्स का। इन चीजों को भी देखेंगे, हर एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप बारीकी से ध्यान देते हुए हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस का होता है ना, किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम, ठीक है। लाइट ईयर है, ईयर में मत टाइम पे पहुंच जाओगे, ठीक है, ध्यान दोगे। यहाँ पे कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो साउंड के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जिसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिसको मीडियम चाहिए, है ना, वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वेव। तो साउंड क्या हो जाता है, यहाँ पे साउंड है मैकेनिकल वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है, क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ रहा है, तो क्या होगा, साउंड हो जाएगा, क्या होगा, साउंड। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इन जूल सेकंड इज, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड। अब ये ऑप्शन देखिए कहां पे देखने को मिल रहा है, तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी पे। क्लियर है, ऐसे वैल्यूज, जैसे यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यू है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। आगे बढ़े। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। हल्दी जो है वो क्या है, जड़ है, रूट है, क्या है, रूट है। तो हल्दी का यदि इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हल्दी क्या है, रूट है, जड़ है। आगे बढ़े। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाइट, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर देयर। तो आपको देखिए यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में देख रखा है ना, जितने भी प्रकार है वो यहाँ पे देख रखा है, कितने प्रकार है, 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5। क्या क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, एसिनोफिल्स, और क्या होगा, बेसोफिल्स। क्लियर है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में भी देख रखा है कि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, यह सबसे सामान्य प्रकार है जो बैक्टीरिया और अन्य रोग जनकों को नष्ट करने में मदद करेगा। लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शन के प्रति शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है और एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। मोनोसाइट क्या करता है, यह कोशिकाएं बड़े आकार की होती है और विभिन्न प्रकार के सूजन और संक्रमण के इलाज में मदद करती है ना। एसिनोफिल्स क्या करता है, यह वॉर्म इन्फेक्शन और एलर्जी प्रतिक्रियाओं में निपटने में मदद करता है। बेसोफिल्स क्या करेगा, यह एलर्जी और सूजन प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं और, है ना, हिस्टामिन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारा टाइप भी हमने देख रखा है, बड़े ध्यान से इसे देख लेना। यदि पूछा जाए कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लसिका इसमें उपस्थित होती है ना, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें पूछा जा रहा है लसिका किसमें उपस्थित होती है। तो एक बात तो जान लीजिए, लसिका जो है वो लिम्फ सिस्टम का मेन कंपोनेंट है ना, जो कि संवहन यानी कि वस्कुलर टिश्यू में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, वस्कुलर टिश्यू में। आगे बढ़ते हैं भाई। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। एक बात देख रहे हो, बीमारी, डिजीज, है ना, हर एक बार आ रहा है भाई, तो आप हर कोशिश करें जितने भी डिजीज है उसको एक बार जरूर पढ़ ले, एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा ना पक्का, है ना। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। जॉन्डिस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। आपको पता होना चाहिए कि पीलिया रोग जो है वो क्या करता है, हमारे लिवर को यानी कि यकृत को प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और इसका प्रभाव शरीर पे क्या पड़ता है, आंखें पीली दिखने लगेंगी, है ना, त्वचा पीला पीला लगने लग जाएगा। तो ये बिलिरुबिन का प्रभाव होता है। बिलिरुबिन बढ़ जाने के कारण ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। तो पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, क्या आंसर होगा, बिलिरुबिन। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या हो जाएगा, लिवर। कई ऐसे आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, अग्नाशय। और ये दो देखोगे तो ये क्या, ऑर्गन है ना, ये ग्रंथि नहीं है, क्या है,
ऑर्गन, ग्लैंड नहीं है, ऑर्गन है, क्लियर है। ऊपर में 2 ग्लैंड है जिसमें से ये सेकेंड लार्जेस्ट होगा, सेकेंड लार्जेस्ट, और ये क्या हो जाना लार्जेस्ट। आगे बढ़ते हैं। यह सेग्यूबोरस होते हैं, दीज आर सेग्यूबोरस। सेग्यूबोरस वो होता है जो खून पीता है ना, जो खून पीता है उसे क्या कहते हैं, सेग्यूबोरस। बस कांस्टेंट रहो। क्या होगा आंसर, ये भटकना नहीं है भाई, मच्छर को ही आंसर लेना है, ठीक है। तो मच्छर जो होता है वो क्या होता है, सेग्यूबोरस होता है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, विच इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना, यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथि को, बहुत सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स जो है बहुत सारे ग्लैंड के फंक्शन को, ग्रंथियों के, है ना, क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, है ना। यदि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है, यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है। विटामिन ई को कहा जाता है भाई मेरे क्या, टोकोफेरॉल। देखिए विटामिन के लिए हमने आपके लिए कुछ लेकर आया है, यहाँ पे विटामिन से संबंधित जितने भी सवाल आप, है ना, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस है ना यहाँ आपके लिए अवेलेबल है, चाहे जैसे भी। देखो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए क्या होगा, रेटिनॉल। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 है ना रिबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन। इधर देखो विटामिन बी9 फॉलिक एसिड या फॉलेट कहा जाता है इसे। विटामिन 12 को क्या कहेंगे, कोबालामिन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन क्या होगा, टेकोफेरॉल, विटामिन के क्या होगा, फाइलोक्विनोन, या फिर इसे क्या कहते हैं, मेनाक्विनोन। क्लियर है। तो देखो विटामिन से संबंधित हमने यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ अच्छे से देके रख दिया है, साथ ही साथ हमने उसके कार्य और स्रोत को भी देके रखा है। अब वीडियो को पॉज करिएगा और हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से देके पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत अच्छे से आप इसे देखिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। जब याद हो जाएगा, देखोगे एग्जाम में एकदम हूबहू यही सब आ रहा है, बहुत सुंदर लगेगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेने का कारण क्या है कि जल्दी जल्दी हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को डिस्कस करा दें, है ना। बहुत लंबा वीडियो बनेगा, लंबे समय तक बैठोगे, उससे बेहतर की तैयारी करो। मैथ्स देखो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मैथ पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग आपको मिल रहा होगा, तो उन चीजों पे ध्यान दो। और आपके लिए हम बहुत जल्दी ला रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी का सीरीज, ठीक है। यानी रेलवे का कंप्लीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे साइंस हो, है ना। सभी प्रश्नों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। इन नायलॉन द बॉन्ड बिटवीन द मोनोमर्स इज एज फॉलो। तो देखो जो नायलॉन होता है उसके बीच में एमाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है, एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड के बारे में हमने डिटेल देके रखा है। एमाइड बॉन्ड तब बनता है जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और एक एमाइन के बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन और एमाइड के हाइड्रोजन का एक पानी के अणु के रूप में वियोग होता है, यानी डिफ्यूजन होता है, और इसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इसे क्या कहते हैं, एमाइड बॉन्ड कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, तो क्या होगा। देखो यदि सैटर्न की बात करें, वेनस की बात करें, मार्स की बात करें, नेपच्यून की बात करें, तो हर एक ग्रह के वायुमंडल में, हर एक ग्रह में कोई ना कोई गैस पाया जाता। जैसे आप यदि पृथ्वी ग्रह की बात कर लो तो यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में गैस की बात करें तो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो सॉल्युबल फॉर्म में ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे सैटर्न जो है, सैटर्न में हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 96%। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, मार्स में यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, और नेपच्यून में यहाँ पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक और ग्रह में पाया जाता है जिसका नाम क्या है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, यानी जुपिटर में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो तारे क्रमशः 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर और 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं।
तो इनके तापमानों का अनुपात क्या होगा? If two star emit maximum energy at the wavelength 3.6 into 10 to the power minus 7 meter and 4.8 into 10 to the power minus 7 meter respectively, then the ratio of their temperature is, टेम्परेचर का रेशियो पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसे कहते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू विंड डिस्प्लेसमेंट द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ ले लिया है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर, और क्या टेम्परेचर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बी से डिनोट करेंगे जिसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर मीटर केल्विन। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इस सवाल में क्या गिवन है ना, दो अलग अलग है तो λ1 और λ2 अलग अलग के लिए मानना पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? अलग अलग। यदि हम यहां से देखें टेम्परेचर निकालना है तो क्या इसे b बाय लेमडा लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब यदि पहले वाले के लिए ले तो क्या इसे हम T1 मान सकते हैं? तो ये क्या होगा? λ1। और दूसरे वाले के लिए ले तो, दूसरे तार के लिए ले तो क्या हो जाएगा? अलग स्टार के लिए ले तो क्या हो जाएगा? T2, जो क्या होगा? b बाय λ2। अब यदि भाई मेरे इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो b से b कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा और λ1 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि T1 बाय T2 जो आपको मिलेगा ये क्या होगा? λ2 बाय λ1। और यही तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या? द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का रेशियो पूछ रहा है अलग अलग स्टार्स का। अब यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे वैल्यू पुट करो, है ना। यदि वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगा? T1, ये तो पूछा जा रहा है तो रहने दो इसे ऐसे ही। λ2 का वैल्यू क्या है? दूसरा वाला वेवलेंथ कितना है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। दूसरा वाला कितना है? पहला वाला 3.6 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। अब देखो ध्यान से, ये पूरा पार्ट से गया, डेसिमल से डेसिमल गया, है ना। 12 से काटोगे तो 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, क्या हो गया? 4 बाय, क्या आप T1 इस टू T2 यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 4:3। इसका सही आंसर क्या होगा? है ना, देखो फ्रैक्शन में देख रखा है, क्या होगा? 4 बाय, क्या हो जा रहा है? 4/3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपको विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना, लर्न होना बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए तब ये सवाल बन सकता है। क्यूरी ताप का संबंध है, क्यूरी ताप जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? मैग्नेटिज्म से। इस ताप पे क्या होता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। जैसे आयरन की बात करें, यदि आयरन के लिए, है ना, क्यूरी टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग होता है 770 डिग्री सेल्सियस। यदि हम आयरन को इतना तापमान दे देते हैं तो वो, जैसे आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो क्या हो जाएगा? पारा या डाई में चेंज हो जाएगा। बेसिकली पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? चेंज हो जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर प्रतीत होगा। ये मान लेते हैं क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर है। अब जितना दूरी में हम खड़ेंगे रहेंगे मिरर से, ये समतल दर्पण की बात हो रहा है, मेरा प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज है वो मिरर से उतना ही पीछे दिखाई देगा, है ना। तो यदि हम इधर भी चाल से चल रहे हैं इधर की ओर, तो ये प्रतिबिंब इधर मुझे कैसे चाल में दिखाई देगा? वही v स्पीड के साथ दिखाई देगा। तो देखो ये क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड। अब एक दूसरे की अपोजिट में जाता है तो आपको पता होना चाहिए जब सापेक्ष चालन, रिलेटिव मोशन एक दूसरे के अपोजिट में लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और भी क्या हो जाना है? 2v। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 2v। क्या हो जाना है? 2v। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई मेरे 2v हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है ना। तो आपको पता है कार्बन डेटिंग के बारे में, है ना, C6S, है ना, ये कौन सा 6 और 14 वाला लिया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग पुरातात्विक लकड़ी और अन्य जैविक वस्तुओं की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। यह रासायनिक तत्व रेडियोधर्मी होता है और जैविक सामग्री में एक स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। अब जैसे आप जानते होंगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो उसके अंदर क्या होगा? उस कार्बन की मात्रा घटती जाएंगी, और इसी की मात्रा को, है ना, निकाल के, एक परसेंटेज निकाल के फिर इसका आयु का निर्धारण किया जाता है, और इसी विधि को, इसी मेथड को कहा जाता है क्या? कार्बन डेटिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? विच इक्वेशन रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ, है ना? एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको पता होना चाहिए भाई मेरे कि कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, और इसे ही कहते हैं क्या? चार्ल्स लॉ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा सही आंसर। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर आर देयर? तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के होते हैं। और जो डिटेल चाहिए आपको ये हमने यहाँ पे देख रखा है ना। जैसे स्पिन क्वांटम नंबर का सवाल 2017 के ही पीवाईक्यू में पूछा गया था। क्लियर है? तो यहां से देखोगे हर एक प्रकार को। आगे बढ़ते हैं। एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण की यदि बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4 और 7H2, है ना। तो ये देखो ये यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई? मैग्नीशियम मिल रहा है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में नहीं होता है भाई। जर्मन सिल्वर है ना, तो सिल्वर ही नहीं पाया जाता है इसमें, है ना। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, बाद में की सारी चीजें उसमें उपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है। देखो संपर्क विधि का निर्माण ना H2SO4 के निर्माण में किया जाता है, कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड को पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर उसे अन्य मेथड से, है ना, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ इसे कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करके फिर आप H2SO4 बना सकते हो। दूसरा मेथड है वाटर मिला दो, उससे भी क्या बनता है? H2SO4। तो कॉन्टैक्ट मेथड का यूज किसमें किया जाता है? H2SO4 के निर्माण में। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भाई ये बताओ, आसान सा सवाल है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल D2O, है ना, D2O हो जाना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। NaCl में यह बंद है। NaCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि ये सोडियम है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। देखें तो ये 2, 8 और 1। ये हो गया क्लोरीन, जिसका क्या होता है? 17। ये कितना होगा बेटा? कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7। ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसको देता है? क्लोरीन को। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। और जब शेयर होगा तो क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा? कोवलेंट। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ना, तो क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। चलिए आज का ये हमारा अंतिम सवाल था, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लाएंगे आपके लिए BSSC प्रीवियस ईयर के विज्ञान के प्रश्नों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम आपके सामने उसे रख रहे होंगे। क्लियर है? तैयारी अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए। सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम भी अब बहुत नजदीक है। कभी भी डेट अनाउंस हो तो आपको एकदम प्रिपेयर रहना है ना एग्जाम्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।